हेलो। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी सिस्टम और इसमें हम एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। राइट। एरोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फैट से कैसे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कैसे एनर्जी मिलती है अगर मिलती है तो, और ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलती है। और इसमें कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी दिखेगी कई सारी उस बीच में। तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर हम देखें एनर्जी सिस्टम को तो मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एनर्जी सिस्टम को, एरोबिक और एनारोबिक, है ना। तो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम में क्या आता है, एटीपी पीसीआर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ग्लाइकोलाइटिक फॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप के सिस्टम है ना, एक तो एटीपी पीसीआर सिस्टम, दूसरा है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। अब देखिए, जैसे हमें एनर्जी मिलती है तो जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्टिंग जिससे भी हम स्टार्टिंग करते हैं, है ना, सबसे पहले हमारा इस्तेमाल होता है, क्या होता है इस्तेमाल, कौन सी एनर्जी सबसे पहले इस्तेमाल होगी हमारी बॉडी से, कौन सा एनर्जी सिस्टम या किस टाइप का हमें सबसे पहले एनर्जी, मैंने ये पेज को पलटाया तो एनर्जी का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलेगी। यस, एनीवन। एटीपी से मिलेगी ना। देखो, ये हमारे तीन सिस्टम है, एटीपी पीसीआर सिस्टम, है ना। फिर दी सेकेंड है ग्लाइकोलाइटिक फॉस्फोराइलेशन, फिर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो सबसे पहले हमें मिलती है एनर्जी एटीपी से। एटीपी 5 to 6 सेकेंड तक काम करेगा, है ना, 5 to 6 सेकेंड तक काम करेगा, पर ये एटीपी वापस ख़त्म हो जाएगा 5 to 6 सेकेंड तक। तो इससे क्या होगा, रिसिंथेसिस करना पड़ेगा, तो एटीपी पीसीआर सिस्टम का काम होगा। मतलब ये एटीपी पीसीआर सिस्टम का ही पार्ट है, पर मैं ऐसा इन जनरल पूछूँ तो सबसे पहले एनर्जी मिलेगी आपको बॉडी में जो स्टोर्ड एटीपी है, हमारी मसल सेल्स में जो स्टोर्ड एटीपी है, उससे पहले सबसे पहले एनर्जी मिलेगी। वो एटीपी खत्म हो जाएगा तो एटीपी पीसीआर सिस्टम से हम उसको रिसिंथेसिस करेंगे, वापस से बनाएंगे, ताकि 10-12 सेकेंड तक हम काम कर सकें। कितने टाइम तक, 11-12 सेकेंड तक हम कर सकें वर्कआउट, 100 मीटर लगा सके पूरी। इसमें देख सकते हो कि ये कम टाइम के लिए एनर्जी मिलती है, बट इसका जो रेट ऑफ एटीपी का सिंथेसिस है वो बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। ये रेट अगर देखिए एटीपी सिंथेसिस का, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कम मिलती है पर बहुत तेज़ी से इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। सेकेंड है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, सपोज हम 2 मिनट या 3 मिनट का कुछ इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तब हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम काम करेगा, डोमिनेटिंग रहेगा उस टाइम पे। 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर मिडिल डिस्टेंस रनिंग। पर अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो उसमें डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है, ग्लूकोज एंड फैट। ठीक है। तो ये तीन हमारे एनर्जी सिस्टम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एनर्जी सिस्टम है ये सेपरेट नहीं है पूरी तरीके से, है ना। इसका मतलब क्या है कि हर टाइम पे हर एनर्जी सिस्टम काम करता है, हर समय हर एनर्जी सिस्टम काम करता है, बट उसका जो पोर्शन है, उसका जो रेशियो है वो अलग अलग होता है। जैसे आप 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% एनर्जी पूरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिलेगी, 5%, 10% एनारोबिक सिस्टम से भी मिल सकती है। तो किसी भी टाइम पे सिंगल एनर्जी सिस्टम पूरा कंप्लीट काम नहीं करता, कुछ पोर्शन यहाँ पे इनका हो सकता है, मैक्सिमम पोर्शन एटीपी पीसीआर का हो सकता है, 5 to 10% ग्लाइकोलाइटिक हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे 5-10% अगर 100 मीटर की स्पीड में लगा रहे तो 100% ग्लाइकोलाइटिक नहीं है वो, 5-10% ऑक्सीडेटिव एरोबिक सिस्टम भी हो सकता है।
तो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। इंटेंसिटी और टाइम ड्यूरेशन वो डिसाइड करता है कितना कौन सा एनर्जी सिस्टम किस टाइम पे एक्टिवेट है। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्लाइकोलाइटिक ही है, ऑक्सीडेटिव भी काम कर रहा है, बट उस टाइम पे डोमिनेंस ग्लाइकोलाइटिक का है 95%, 99%, 90% डोमिनेंस। क्लियर है? तो वन बाय वन हम तीनों एनर्जी सिस्टम की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मैं एक बेसिक सा एनर्जी सिस्टम बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे पूरे एनर्जी सिस्टम में क्या है, हाइड्रोजन का कमाल है, H+ का कमाल है बस, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन में उसका जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होते हैं। एलिमेंट देखें हाइड्रोजन, उसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक ही बात है, दोनों को एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो एक ही बात है। तो पूरे एनर्जी सिस्टम में मेन काम क्या है? ये एनर्जी सिस्टम चल रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या फैक्ट्री है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरे सिस्टम में मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि यहाँ से हाइड्रोजन को उठा के लाना और यहाँ पे जाके रिलीज करना, और इस हाइड्रोजन से निकलेगी, इस प्रोसेस से हाइड्रोजन यहाँ से पास होगा और इस प्रोसेस से निकल बनेगी एटीपी। यही मेन काम है पूरे एनर्जी सिस्टम का। मतलब मेन जो हम की रोल देखें, टू पिक अप हाइड्रोजन फ्रॉम दिस चेन ऑफ रिएक्शंस एंड ट्रांसफर इट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आफ्टर डेट थ्रू हाइड्रोजन क्या करेगा, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, और इस हाइड्रोजन से क्या मिलेगी, एटीपी सिंथेसिस होगी। क्लियर है? ये समझ में आया? यस, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रोल प्ले करता है, हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट एटीपी का भी सिंथेसिस होता है बीच बीच में, कई बार इंटरमीडिएट तरीके से, है ना। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो एनर्जी सिस्टम का मेन काम क्या है, हाइड्रोजन को यहाँ से पिकअप करना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लाना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोसेस करता है, और लास्ट में हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, एट द एंड हु विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं बोलते कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नहीं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेशन, रिडक्शन और ऑक्सीजन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दो केमिस्ट्री में, हम बायोकेमिस्ट्री में प्रोसेस देखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, जैसे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है H2O, वाटर बना रहा है। यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एटीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो अलग अलग 3 तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। एक तो एटीपी पीसीआर सिस्टम, पीसीआर में पता ही है आपको कि रीसिंथेसिस होता है एटीपी का, अभी पढ़ेंगे, रीसिंथेसिस होता है एटीपी का। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम होता है, इसको लैक्टिक एसिड सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, हाफ कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, हाफ ब्रेकडाउन होता है, उसके बाय प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन 3 तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं या तो फैट, मेजरली फैट और ग्लूकोज, इन दोनों के प्रोसेस से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। आपको मैंने बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, और कौन एक्सेप्ट करता है,
ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पे रोल है ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक एक करके तीनों एनर्जी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। तो आपको ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया, राइट। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको ऑक्सीडेशन एजेंट बोलते हैं। बस इतना बोलने का मतलब है मेरा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब इनको लेके कौन जाता है ये आपको आगे बताऊंगा मैं। NADH FADH जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। NADH FADH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे तब। अभी डायरेक्टली ATP PCR सिस्टम पे आते हैं। NADH FADH ट्रक की तरह काम करते हैं। ये कौन है, B3 से बनता है और B2 से बनता है NADH FADH। अभी सिर्फ इतना याद रखो, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है एंजाइम्स उसमें इफेक्ट करता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। ये स्पीड करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कैसे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे किसी फ्यूल को जलाने के लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, एंजाइम की हेल्प से 200 ग्राम पेट्रोल में काम हो जाएगा। तो क्या होगा, वो फ्यूल जल्दी बर्न हो जाएगा, या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो जल्दी बर्न हो जाएगा। वैसे ही एंजाइम्स का काम है, स्पीड करते हैं रिएक्शन को, है ना। एंजाइम टेम्परेचर और हमारी बॉडी के पीएच से भी काम करता है। अगर बॉडी का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। टेम्परेचर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। जैसे फीवर वगैरह आता है तो उसमें एंजाइम्स काम नहीं कर पाते ना, तो उससे क्या होता है कि फीवर आने की वजह से इंडाइजेशन वगैरह या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो चीज़ें एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं मेटाबॉलिक का, होल बायोकेमिस्ट्री की प्रोसेस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, फास्ट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। कई सारे आपको रेट लिमिटिंग एंजाइम दिखेंगे इसमें, जस्ट लाइक PFK, और भी कई सारे बताऊंगा एक दो। PFK फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। रेट लिमिटिंग एंजाइम, एंजाइम का मतलब आपको समझ में आ गया। रेट लिमिटिंग एंजाइम मतलब रेगुलेट करना डिमांड के हिसाब से। अगर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है एनर्जी की तो रेट लिमिटिंग एंजाइम इस चेन को आगे बढ़ाएगा, वरना ये चेन को रोक के रखेगा। सपोज यहाँ पे फूड बन, ये क्या है, ये यहाँ पे खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, यहाँ पे खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और ये क्या है, बड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल पे खाना लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुक कब खाना बनाएगा, जब यहाँ पे खाना खत्म हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ने पे। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम समझ लीजिए, यहाँ पे एक मैनेजर है जो भी है, वो यहाँ पे देख रहा है कि रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर रिक्वायर्ड है तो आगे प्रोसेस करेगा, कुक को बोलेगा खाना बनाओ। वैसे ही यहाँ पे अगर एनर्जी की डिमांड है तो रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या करेगा, इस चेन को आगे बढ़ाएगा, ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाएगा, वरना इसको स्टॉप कर देगा। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेगुलेट करते हैं प्रोसेस को डिमांड के हिसाब से। ये हम न्यूट्रिशन में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल है, शुगर, ग्लूकोज। डाइसेक्राइड मतलब 2 मॉलिक्यूल, और पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे। ठीक है, इसका कार्बोहाइड्रेट में डिटेल में हम न्यूट्रिशन के पार्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज, लैक्टोज, ठीक है, जो भी है ये न्यूट्रिशन के हेल्थ एजुकेशन में देखेंगे। फैट बनता है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। नॉर्मली अगर हम फैट देखें, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है फैट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फैट का। फैट के अलग अलग टाइप है, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, है ना। नॉर्मली मेजरली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं, फोस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट के साथ में लिपिड का कंबाइन। लीवर हमारी बॉडी में ग्लूकोज 2 जगह पे मेनली स्टोर होता है, एक तो लीवर और एक मसल्स में। ग्लाइकोजन लीवर में कितना होता है, 110 ग्राम, याद रखना। और मसल्स में होता है 500 ग्राम ग्लूकोज स्टोर। ठीक है, ये इतनी कैलोरी देता है। और बॉडी फ्लूइड में 15 ग्राम के आसपास। फैट तो बहुत सारा स्टोर रहता है, सबक्यूटेनियस फैट इतना सारा है, इंट्रामस्कुलर फैट इतना है। स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे वाला फैट, और विसरल मतलब अराउंड द ऑर्गन, है ना।
प्रोटीन बहुत कम एनर्जी देता है, स्टारवेशन कंडीशन हो, ग्लूकोज खत्म हो जाए, 5-10% एनर्जी देगा, वरना इसका काम क्या है, रीबिल्डिंग करना, एंजाइम्स बनाना, हार्मोन बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी की, हीलिंग करना, ये सब काम है इसका। अब बात करते हैं एटीपी पीसीआर सिस्टम की। स्टार्ट। एटीपी पीसीआर सिस्टम से जानने से पहले देखते हैं एटीपी होता क्या है। एटीपी एक करेंसी एनर्जी का, करेंसी क्यों बोलते हैं इसको करेंसी? सपोज हमारे पास में पॉकेट में खुले पैसे हैं 100, 200, 300, 400, तो हम जब भी कुछ सामान खरीदते हैं उनसे तुरंत क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, है ना। अब हमारे पास में क्या है, सपोज सैलरी जो भी आती है वो बैंक अकाउंट में आती है। अब कुछ भी सामान लेना हो तो हम बैंक के पास तो जाएंगे नहीं, बैंक से जाके विड्रॉल तो करके स्पेंड नहीं करेंगे, हम हमारे पास में क्या रखेंगे, स्टोर रखेंगे, प्रिजर्व रखेंगे कुछ अमाउंट। वैसे सेल्स में क्या होती है, एटीपी स्टोर होती है, हमें तुरंत चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं। जो भी ग्लूकोज है, जो भी एनर्जी है, सब कुछ एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इसको हम खर्च कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस, मनी की तरह। इसलिए इसको करेंसी बोलते हैं एनर्जी की, है ना। और बैंक में सपोज ग्लूकोज और फैट जमा है, तो हम इनके पास जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे एक पेज पलटाना है, 5 सेकंड के लिए वॉक करना है, स्प्रिंट लगाना है, तो मैं बार बार तो बैंक में नहीं जाऊँगा ना, या ग्लूकोज और फैट के पास नहीं जाऊँगा, तब तक टाइम हो जाएगा। तो स्टोर्ड एटीपी है, उसका इस्तेमाल तुरंत हो जाता है बॉडी में। एटीपी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये राइबोस शुगर है, इससे 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, पी पी पी, और ये एडेनिन है। राइबोस ये एनर्जी होती है इस लास्ट बॉन्ड में, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद में बन जाता है ये एडीपी। तो इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, डाईफॉस्फेट, इसको डाईफॉस्फेट बोलते हैं, इसमें ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, एडेनिन, राइबोस और 3 फॉस्फेट के ग्रुप, ये होता है एडीपी, एटीपी। ठीक है। एक एटीपी से मिलती है 7.3 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एक मॉलिक्यूल एटीपी से कितनी एनर्जी मिलती है, 7.3 किलो कैलोरी। अब एक बात ध्यान रखना, जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है उसमें से 60% एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्सिमम एनर्जी। कम एनर्जी का मिलता है, बाकी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एटीपी में फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। मैंने आपको एनर्जी का बताया 3 तरीके से सीक्रेट होता है एनर्जी का। एक होता है फॉस्फोराइलेशन, पहला मतलब एटीपी पीसीआर सिस्टम में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। किस तरीके से, एक फॉस्फेट पीसीआर, एक फॉस्फेट डोनेट करेगा एटीपी को और सिंथेसिस हो जाएगा फॉस्फेट का, एटीपी का। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। दूसरा एनर्जी का तरीका होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कि जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज जैसे सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलते जा रहे हैं, ये बीच बीच में 1-2 एटीपी आपने देखा होगा, 1-2 एटीपी बीच बीच में सीक्रेट होते रहते हैं। एक क्रेब साइकिल है, उसमें भी 1-2 एटीपी सीक्रेट होते रहते हैं बीच बीच में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बीच बीच में एटीपी जो सिंथेस होती है, 1-2 एटीपी यहाँ से, 2 एटीपी क्रेब साइकिल से, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। और क्या तरीका है, एक तरीका है विदाउट ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, हमने देखा था ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, और एक तरीका है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या होता है, लास्ट में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट में ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है यहाँ पे। तो इन तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है, इस तरीके से हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है। किस तरीके से मिलती है, एक तो फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का जनरेट करना फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके एटीपी पीसीआर सिस्टम में। दूसरा तरीका है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इंटरमीडिएट बीच बीच में फॉस्फोरेट का सिक्रेशन होता है, फॉस्फेट क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, इंटरमीडिएट में एटीपी का सिंथेसिस होता है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक होता है ग्लाइकोलाइटिक विदाउट ऑक्सीजन, मतलब वो प्रोसेस ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करती, ऑक्सीजन तो है, प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो पाता,
एटीपी और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये 4 तरीके से एनर्जी का सिंथेसिस होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक एक करके सारे पढ़ेंगे सिस्टम। तो अब तक किसी को कुछ डाउट? क्लियर है? यस। सी, when glucose process down toward the chain, here you can see some level of ATP synthesis. Here 2 ATP, you gain 2 ATP, this 2 ATP within the process. Intermediate, when glucose break down, okay, without complete breakdown, before this intermediate product, ATP synthesis occur at in between the process. In between the process of glucose breakdown, some ATP synthesis. So it is a substrate level phosphorylation. You can see here 2 ATP, here 2 ATP. It is not a final product. Glucose still is in a process, but we get some ATP in between the process. Got it? That is substrate level phosphorylation. Now, oxidative phosphorylation means the energy you get aerobically. Aerobically, you get energy from fat and glucose. Krebs cycle, glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. इन तीनों को मिला के दिस थ्री कंबाइन, these are the phases of oxidative phosphorylation. Glycolysis, we will study in detail. Each part we will study in detail. This is just introduction. Glucose, Krebs cycle, electron transport chain. These all are the phases of oxidative phosphorylation. Got it? Now, anaerobic तरीके से एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, एरोबिक तरीके से एरोबिक सिस्टम, ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और वी कैन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एटीपी पीसीआर सिस्टम, अब जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू जस्ट it is a stored amount of ATP in your cells, you just make a 500 meter sprint. अब स्टार्टिंग के 4-5 सेकेंड तक क्या हुआ? इन द बिगनिंग ऑफ 4-5 सेकेंड वी गेट एनर्जी थ्रू अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, तो क्या बोलेगे? द स्टोर्ड एटीपी इन द सेल्स। ओके, ये जो स्टोर्ड एटीपी है सेल्स में, वो हमें 4-5 सेकेंड से मिलेगी, फिर वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, स्टोर्ड एटीपी खत्म हो जाएगी। तो ये एटीपी खत्म होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है ना? यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। जब ये एटीपी का इस्तेमाल हो जाता है, तो हमारे पास में सिर्फ 2 फॉस्फेट बचते हैं। अब अगर हम इस फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड कर दें, कैसे ऐड कर दें, तो ये वापस एटीपी बन जाएगा और हम इसको 10-12 सेकेंड तक वापस चला सकते हैं। अगेन 100 मीटर पूरा स्प्रिंट लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इमीडिएटली सेल्स के अंदर क्या रहते हैं? पीसीआर स्टोर्ड रहते हैं, फॉस्फोक्रिएटिन। क्या करते हैं? आफ्टर एंडिंग दिस एटीपी, the ATP is converted into ADP and it lacks one phosphate. If this ADP get one phosphate, then it again convert into ATP and we can rely on this system up to 10-12 second again total. Next 4-5 second we can again run continuously. So this immediate fast process occur within 10-12 सेकेंड ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर एक फॉस्फेट मिल जाए एडीपी को, तो ये अगेन एटीपी बन जाएगा। तो सेल्स में क्या होता है? स्टोर्ड क्रिएटिन फॉस्फेट होते हैं। ये फॉस्फेट क्रिएटिन क्या होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्रिएटिन में ब्रेकडाउन होगा और ये फॉस्फेट क्या करेगा? अपना ग्रुप फॉस्फेट डोनेट करेगा इसको, एडीपी को। आफ्टर डोनेटिंग अगेन इट कन्वर्ट इनटू एटीपी। क्लियर है? समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? ये जो एटीपी था, ये एटीपी में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। अब सेल्स में क्या है?
फॉस्फोक्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन का ब्रेकडाउन हुआ फॉस्फेट में और क्रिएटिन में। तो यहाँ से ये फॉस्फेट क्या करेगा, फॉस्फोक्रिएटिन किसको देगा, एटीपी को देगा। तो ये वापस क्या बन जाएगा, एटीपी। क्लियर है, दिस इज एटीपी पीसीआर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ये आप देख सकते हो प्रोसेस। ये कब होता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के टाइम पे, जब हमारा एकदम फास्ट इंटेंसिटी हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो। और ये किसकी प्रेजेंस में डेवलप ब्रेकडाउन होता है इसका, क्रिएटिन काइनेस, क्रिएटिन काइनेस। हाँ ये एंजाइम है, इसका ब्रेकडाउन होगा क्रिएटिन काइनेस के प्रेजेंस में, फॉस्फोक्रिएटिन का। इसकी डिटेल वीडियो आपको देखना हो तो आप, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें मिल जाएगी आपको। क्रिएटिन काइनेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब वर्कआउट करते हैं इसका, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये अमीनो एसिड से बनता है, ग्वासिन, अर्जिनिन, इनसे बनता है ये। ठीक है, किडनी में बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है और सेल्स में स्टोर होते हैं हमारे ये बॉडी में। पर डे में कितना मिलता है, ये सारी डिटेल आपको एक वीडियो शेयर करूँगा लिंक, उसमें आप देख लेना, है ना। और कुछ डाउट हो तो बताना। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। ये था एटीपी सिस्टम, इसमें कुछ और ज़्यादा खास है नहीं। देखो अब ये हमारा एटीपी पीसीआर सिस्टम हो चुका है रिलाय। अब मेजर हमारा एनर्जी प्रोवाइडर है फैट और कार्बोहाइड्रेट। कुछ टर्मिनोलॉजी से देख लीजिए, जनरल सी क्या होता है। अब देखो सबसे पहले देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। क्या होता है, ब्रेकडाउन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है ना, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, बिल्डिंग। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, लाइसेंस में, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ग्लाइकोजन का स्टोरेज, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस। और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे, ग्लाइको, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस मीन्स, देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्लाइकोलिसिस मतलब, देखो स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन को हमें बोलना हो स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस लगा सकते हैं, समझ रहे हो। ग्लाइकोलिसिस इन जनरल टर्म ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बोलते हैं, बट ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी बोल सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सिंपल लिखो, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब कभी होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे फैट से फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन से ग्लूकोज का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, या वी कैन से फैट, प्रोटीन, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइको नियो, नियो मतलब नया या फिर नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नियो जेनेसिस। ठीक है, ये याद रखना, नियो यहाँ पे आ गया एक टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, फैट या प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लिख लिया सबने, है ना। अब अगर क्या होता है, फैट का फॉर्मेशन, फैट का फॉर्मेशन सिंपल सा बात है, लिपिड मतलब फैट, तो लिपोजेनेसिस मतलब
फैट का फॉर्मेशन, हाँ फैट का फॉर्मेशन है ना, राइट। लिपोजेनेसिस मतलब फैट का फॉर्मेशन। अगर लिपोलाइसिस बोलूँ तो लाइसिस का मतलब आपको बताया था, लिपोलाइसिस मतलब फैट का ब्रेकडाउन, ठीक है, ये फैट का ब्रेकडाउन, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, और भी इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, बीटा ऑक्सीडेशन, डिमिनेशन, ये सारी चीज़ें और देखेंगे, बाकी ये जनरल से हैं। नाउ अब ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम देखते हैं, सेकेंड एनर्जी सिस्टम। अब हमने क्या किया यार, हम रनिंग करते जा रहे हैं लगातार 2-3 मिनट तक, हम 400 मीटर का पूरा स्प्रिंट लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होगा एनर्जी का। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं ये समझने के लिए। अभी आपको मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ध्यान से समझना बच्चों। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहले यहाँ पे होती है 11-12 एंजाइमेटिक रिएक्शन, 10-11-12 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है बीच में। उसके बाद में एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से बनते हैं 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोल सकते हैं। एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के। इनकी अलग अलग आगे प्रोसेस चलती है, मतलब यहाँ से दो दो प्रोसेस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से चल रही है एक साथ, 2 चेन, है ना। अब इसमें क्या करना होता है कि ये जब ग्लूकोज का, इसका मोटो क्या है आपको मैंने बताया, पूरे एनर्जी सिस्टम का मकसद क्या है कि H+ आयन को उठा के फैक्ट्री में लाना। पूरे एनर्जी सिस्टम का मोटो क्या है, H+ आयन को पिकअप करके इस फैक्ट्री में लाना, और लास्ट में यहाँ पे बैठा हुआ कौन है, ऑक्सीजन, इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा वाटर, H2O। तो ये होता है पूरी प्रोसेस में, मेन मोटो यही है। बीच बीच में होती तो रहती है एनर्जी सिस्टम, और जो मेन एनर्जी इससे ही मिलती है, इस प्रोसेस से ही मिलती है मेन एनर्जी, सबसे मेन एनर्जी। बाकी 2-4 एनर्जी एक्स्ट्रा सब्सट्रेट लेवल है ना, ATP पिछला सिस्टम, इनसे मिलती है। बाकी जो मेन एनर्जी किससे मिलती है सबसे ज़्यादा, इस प्रोसेस से मिलती है, H+ आयन से, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन H+ आयन एक ही होता है, तो ये मेन एनर्जी प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, है ना। अब ये क्या होता है, ये फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, पायरुवेट। इसके बीच में और भी प्रोसेस होती है, एसिटाइल कोए, और आगे चलती है क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है, TCA साइकिल, CCA साइकिल, या क्रेब्स साइकिल, एक ही चीज़ है। अब ये क्रेब्स साइकिल में इसमें भी यही काम है, एक के बाद एक कन्वर्जन होते रहता है, पर एक इसमें मेन मोटो क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब क्या जरूरी है यहाँ पे, यहाँ से भी H+ आयन उठा के कहाँ पे लेके जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अल्टीमेटली पूरे एनर्जी सिस्टम का मोटो क्या है, H+ आयन को उठा के इस फैक्ट्री में लाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये फैक्ट्री में क्या होता है, H+ आयन से क्या बनता है, यहाँ पे ये जब H+ आयन आगे प्रोसेस होते जाएगा तो इस बीच में होगा एनर्जी का सिंथेसिस, इस बीच में निकलेगी एनर्जी बाय प्रोसेसिंग H+ आयन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको और आगे बताऊंगा, यहाँ पे साइटोक्रोम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये H+ आयन, अब देखो अब इस H+ आयन को लेके कौन जाता है, कोई व्हीकल चाहिए ले जाने वाला, तो कौन लेके जाएगा इनको, हाँ है ना, NAD और FAD NAD लेके जाते हैं। जब इनके ऊपर ये बैठ जाता है तो ये बन जाता है NADH FADH। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इसको कैरियर है, ये यहाँ से हर जगह से कैरियर करके ले जाते हैं, और यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, ये खाली कर देते हैं माल, H+ आयन को। ठीक है, अब यहाँ से ये कैरी करके ले जाते हैं। अब देखो अब हमने क्या किया, 400 मीटर, ये जनरल है, ये जनरल है, आराम से एनर्जी एरोबिक सिस्टम चल रहा है। एरोबिक सिस्टम में ऐसा होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एरोबिक सिस्टम में ऐसा काम होता है। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है। H+ आयन को कैरी करना,
उठा के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाके छोड़ देना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में H प्लस आयन एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है, जिससे कि एनर्जी का सिंथेसिस होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये है अल्टीमेट मकसद एनर्जी सिस्टम का। बीच में चेंजेस होते रहते हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं एक दूसरे पर, अल्टीमेट यही प्रोसेस है। अब सपोज क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैं लगा रहा हूँ स्प्रिंट 400 मीटर की। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोसेस, ये चेन चलते जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एस प्लस आयन इकट्ठे होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं सेल के अंदर। क्योंकि देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो बॉडी को पता है भाई कि ज़्यादा ज़्यादा ग्लूकोज चेन चलानी है। ये ग्लूकोज की चेन फास्ट प्रोसेस होते जा रही है सेल के अंदर। पर सेल के अंदर ये जो ट्रक्स है ना, ट्रक्स ये लिमिटेड नंबर में है। ये ट्रक क्या है, लिमिटेड नंबर में है। तो ये सारे H प्लस आयन को ये ट्रक यहाँ तक नहीं ले जा पाती है, नहीं प्रोसेस कर पाती है। ये ट्रक्स आर इन ए लिमिटेड नंबर, NADA नहीं है अवेलेबल वहाँ पे, है ना। NADA इतने सारे नहीं है कि ये सारे H प्लस आयन को यहाँ पे ले जाए। ये इसको लेके जाएगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है, इनकी कमी पड़ रही है। मैं आपको एक नॉर्मल समझाने के लिए बोलूँ तो ये ट्रक्स अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गए, यहीं पे वेट करते रहेंगे। H प्लस आयंस क्या होगा, ड्यू टू स्पीड इंटेंसिटी वर्कआउट की वजह से क्या होगा, सेल्स के अंदर H प्लस आयंस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या रीज़न है इसका, क्यों हो पाएगा, क्योंकि ये H प्लस आयन चेन आगे चेन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो उनको ले जाने वाला है वो लिमिटेड नंबर में है, इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हो पाती। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि मैच नहीं कर पाता हमारा जो सिस्टम है, बॉडी है, यहाँ पे ऑक्सीजन इतना मैच नहीं कर पाता। ये प्रोसेस फास्ट हो पा रही है, चेन आगे यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस आयन आगे आगे जा नहीं पा रहा, यहाँ पे H प्लस आयन का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो चुका है बॉडी में। तो क्या होगा, अब ये H प्लस आयन यहाँ पे बॉडी इकट्ठा हो चुका है, तो H प्लस आयन टेम्पररी कंबाइन हो जाएगा पायरुवेट के साथ में। क्या होगा, ये पायरुवेट बना, तो सेल्स के अंदर क्या होगा, जो H प्लस आयन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, तो पायरुवेट बोलेगा चल इंतजार मत कर, आजा मेरे साथ बैठिया, मतलब मेरे साथ कंबाइन हो जाए। जब तक यहाँ पे H प्लस आयन बोर हो रहा था सेल के अंदर, तो पायरुवेट ने उसको कंपनी दे दी कुछ टाइम के लिए। तो H प्लस आयन और पायरुवेट कंबाइन होकर बन गया, क्या बन गया, ठीक है, और बन गया लैक्टिक एसिड। तो ऐसे बनता है लैक्टिक एसिड, है ना। क्या रीज़न है लैक्टिक एसिड बनने का, H प्लस आयन आगे प्रोसेस नहीं हो पाते, और टेम्पररी पायरुवेट के साथ में H प्लस आयन कंबाइन हो जाता है और बना देता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, यस, ड्यू टू accumulation of lactic H plus ion. H plus ion are not able to process down towards chain because of rapid demand and a lack of NADH, FADS. The carrier molecule are lacking in cells, and if the accumulation of H plus ion are more, then temporarily it combine with pyruvate and form lactic acid in a condition of high intensity exercise. So lactic acid is a byproduct. Still 80% of energy is remaining. ये मेरा क्या हो रहा था, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा था, और यहाँ से हमें बहुत सारे H प्लस आयन मिलने वाले थे, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने वाला था। पर हमारी प्रोसेस यहीं तक रुक गई, पायरुवेट यहाँ तक आया पायरुवेट के साथ में, और ये H प्लस आयन जो इकट्ठे हुए ये कंबाइन हो गया, ये प्रोसेस अभी भी बाकी है। तो क्या हुआ, 80%, स्टिल 80% एनर्जी बाकी है। तो ग्लूकोज का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, इज अ बाय प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज अ इंटरमीडिएट और बाय प्रोडक्ट। 80% स्टिल एनर्जी बाकी है लैक्टिक एसिड में बहुत सारी, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया था। समझ में आ रहा है आपको, किसी को कुछ डाउट, हाँ, डिमांड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। यहाँ पे दो रास्ते रहते हैं, देखो ये जो ग्लूकोज है
ये जब क्या होता है पायरुवेट तक तो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक कोई एनर्जी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ तक तो आराम से प्रोसेस होती है, आगे रेगुलेट होती है चेन। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा एसिटाइल कोलिन बन के, एसिटाइल कोलिन बन के क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, या तो ये लैक्टिक एसिड बनेगा। यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्साइज NADH प्लस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अवेबिलिटी एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जा रास्ता डिसाइड करता है। तो लैक्टिक एसिड, तो ये वाला प्रोसेस है हमारा, ये वाला अगर प्रोसेस होता है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, और अगर ये वाला प्रोसेस होता है, अगर ये वाला प्रोसेस होता है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का ये पाथवे है, क्या पाथवे है, क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोलिन बनेगा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया है ना, तो ये आपको क्या था, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये कहाँ जा सकता है, एक तो लीवर में जा सकता है, लीवर में अगेन ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस सुना होगा तुमने, इसको क्या बोल सकते हैं, नहीं इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, कोरी साइकिल, है ना, इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, कोरी साइकिल। व्हेन दिस लैक्टिक एसिड गोज टू लीवर एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ एनर्जी इट में कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज ग्लाइकोजन अगेन, तो इसको बोलते हैं कोरी साइकिल। ये लैक्टिक एसिड जा सकता है हार्ट में, या तो दूसरी और मसल्स में, इनएक्टिव मसल्स। ये लैक्टिक एसिड कहाँ जा सकता है, हाँ रेस्ट वाली इनएक्टिव मसल्स में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, इसको बोलेंगे लैक्टेट शटल। लिख लो या स्क्रीन शॉट ले लो इसका, इसको बोलेंगे लैक्टेट शटल। ठीक है, ऐसे प्रोसेस होता है लैक्टिक एसिड का जो बना हुआ है। यहाँ से अगेन, यहाँ पे अगर ये पहुँच गया हार्ट में यहाँ पे, तो ये अगेन क्या होगा, ये जो बची कुची एनर्जी है आगे प्रोसेस हो जाएगी, ये आगे की प्रोसेस बाकी थी ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो ये वापस एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा वहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये लैक्टिक एसिड के दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो ये लीवर में चले जाएगा, रेस्ट कर रहे हैं हम, कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इधर लैक्टिक एसिड में चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का सबको? 2 से 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलती है। अब देखो कंडीशन देखो, अगर अब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था ग्लूकोज, इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है, ग्लूकोज है। सपोज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन में, क्या बनता, ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, पर अगर यहाँ पे ग्लूकोज की जगह ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, तो यहाँ पे बनेगा 3 ATP और लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर ग्लाइकोजन का इस्तेमाल हो रहा है तो 3 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, और अगर ग्लूकोज का इस्तेमाल हो रहा है तो बनेंगे 2 ATP। क्लियर है? इसका इस्तेमाल होता है 2 से 3 मिनट के लिए, शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज, 400 मीटर, 350 मीटर, 500 मीटर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्प्रिंट लगा रहे हैं, 50 मीटर की स्विमिंग, 100 मीटर की स्विमिंग लगा रहे हैं, स्प्रिंट 50 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। देख लो इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो नेट 2 ATP मिलती है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आपको दिखे ग्लाइकोजन तो 3 ATP मिलेगी, और अगर ऑप्शन में दिखा ग्लूकोज तो 2 ATP मिलेगी। और इन जनरल अगर पूछा, इन जनरल तो 2 ATP लगाना, इन जनरल। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो हमारा प्रोसेस होता है इतना, ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक का, ये कहाँ पे होता है, सेल्स के कहाँ पे होता है, ये किस पार्ट में होता है, हाँ साइटोप्लाज्म में होता है। और आगे का प्रोसेस, और आगे का जो हमारा क्रेब्स साइकिल है और ऑक्सीडेटिव फंक्शन, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
क्रेब्स साइकिल से लेके आगे का जो क्रेब्स साइकिल से बाकी का प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल ही कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रोल ऑफ हाइड्रोजन, आपको मैंने बताया हाइड्रोजन का रोल क्या है। हाइड्रोजन क्या करता है आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, इससे ही हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखने को मिलेगा। ये इसको कैरी कौन करता है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH, FADH, ये दोनों इसको कैरी करके लेके जाते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल है ना। इसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड का परफॉर्मेंस पे इफेक्ट क्या होता है। नॉर्मली रेस्टिंग के टाइम पे देखें ना, तो हमारी जो लैक्टिक एसिड रहता है 1 से 3, 1, 3, 4, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मिलीमोल पर kg ऑफ मसल मास लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग रेस्ट। बट जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ये बढ़ सकता है 20-25 मिलीमोल पर kg ऑफ मसल्स तक, लैक्टिक एसिड इतना बढ़ सकता है ना। तो ये क्या करता है, ये हमारे परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करता है। कैल्शियम बाइंडिंग को जैसे हमने उसमें देखा था, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, कई सारे एंजाइम्स का रोल होता है। तो पीएच के लेवल के लैक्टिक एसिड बढ़ना मतलब क्या होता है, पीएच का लेवल कम होने जाना, एसिडिक हो जाना। तो एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, कई सारे एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, ग्लूकोज के एंजाइम्स में डिस्टर्बेंस होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंजाइम का रोल क्या होता है। तो एक मॉडरेट नॉर्मल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, टेम्परेचर पीएच ये सब नॉर्मल में अच्छे से काम करते हैं। पर अगर इनमें ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा तो वो क्या एंजाइम्स क्या होंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिग्रेड करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इससे क्या होता है, एनर्जी सिस्टम आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। दूसरा, कैल्शियम की बाइंडिंग को इफेक्ट करता है। अगर कैल्शियम ट्रोपोनिन से अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा तो मस्कुलर कंट्रैक्शन हो नहीं पाएगा अच्छे से। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कैल्शियम का रोल आपको पता ही है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके वजह से इनिशिएट होता है एक्टोमायोसिन ब्रिज, ब्रिज बनेगा नहीं, कैल्शियम बाइंड होगा नहीं, क्रीज बनेगा नहीं, मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा नहीं, ऐसे भी करता है। और भी बहुत सारे हैं फटीक के चांसेस, उसका एक अलग से चैप्टर है फटीक रिकवरी का, उसमें हम डिटेल में फटीक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल में इतना ही, वो डेट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, फटीक एंड रिकवरी अलग से दिया हुआ है सिलेबस में। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो हमने देखा इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम है। कौन से रेट लिमिटिंग एंजाइम है, एक तो PFK है, फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेस, डिमांड के हिसाब से काम करते हैं ये। उसके पहले आप देख लो, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का चार्ट आगे है, ये देखो आप देख सकते हो, ये 10-12 एंजाइमेटिक रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ और ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले। इस बीच में क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड होगा, उसके लिए चाहिए ATP। तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग फेस है, यहाँ पे चाहिए 2 ATP हम डालेंगे, ये दो ATP रिक्वायर्ड है। ये क्या है, इन्वेस्टिंग फेज है, यहाँ पे हमें 2 ATP डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये फॉस्फेट ग्लूकोज में ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल बनेगा सेकेंड। उसके बाद में इसका क्या बन जाएगा, आइसोमर, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फिर इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हुआ, यहाँ पे भी एक और ATP लगी, एक ATP कहाँ लगी, यहाँ लगी, एक ATP यहाँ लगी, ये 2 ATP का इन्वेस्टिंग फेज है, एक ATP यहाँ लगी। तो इसमें भी एक और ATP ऐड हुआ, तो क्या बन गया, अब दो जगह फॉस्फेट लग गए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट। तो ये पूरा क्या इन्वेस्टिंग फेज है, इसमें 2 ATP हमें डालना होता है, ये 2 ATP लगते हैं। क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज में मॉलिक्यूल में एक ATP क्या ऐड करेंगे, ये एक ATP ऐड हुआ है, फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट हुआ 1 ATP का, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6th पोजीशन पे, ये क्या बता रहा है, ग्लूकोज के 6th, ये ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के, तो वहाँ पे 6th नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है ये, तो ये बोल रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब एक और फॉस्फेट ऐड हुआ, तो अब 2 जगह पे हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट फेज।
तो यहाँ पे कितने एटीपी लगी आपको अगर मैं पूछूं, इन अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हाउ मच एटीपी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड, तो क्या आएगा आंसर, 2 एटीपी इज रिक्वायर्ड। ओके, राइट इट डाउन। इन द बिगिनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है। एज अ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब ये होता है हार्वेस्टिंग, यहाँ पे होता है एटीपी का फॉर्मेशन। अब यहाँ टोटल 4 एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये एटीपी का सिंथेसिस क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इंटरमीडिएट में बनते जा रहा है, बीच बीच में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैंने आपको बताया था 4 तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और एटीपी पीसीआर सिस्टम। तो ये एटीपी का एक सिंथेसिस है जिसमें 4 एटीपी सिंथेसिस, ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की है, ये कंप्लीट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की है। यहाँ पे 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट करी और 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो नेट कितनी एटीपी मिली, नेट कितनी मिलेगी, तो नेट कितना जनरेट हुआ, 2 एटीपी का, है ना, नेट जनरेशन। ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया कि 2 एटीपी यहाँ पे लगी है इन्वेस्टमेंट फेज में और 4 एटीपी टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो बची कितनी नेट, 2 एटीपी बनी, है ना। अब ये आपको ज़्यादा इसके क्या रखना, इसके बस थोड़ा सा स्टेप्स बीच बीच में देख लेना कि इसके बाद ये आएगा। कई बार पूरा सीक्वेंस पूछा जाता है, एक बार पिछले 2 साल भी या 1 साल पहले पूछा गया, तो जिस नेट में क्या पूछा था, इसका सीक्वेंस, जैसे ग्लूकोज के बाद में क्या बना, ग्लूकोज के बाद में सपोज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, फिर क्रेब साइकिल में से एक स्टेप उठा लिया, क्रेब साइकिल में से सस्टेनेट है सपोज, इसको उठा लिया कि नेक्स्ट स्टेप ये है ना। तो ये कोडिंग में आ सकता है, तो आपको याद नहीं रखना है पूरा, ये बस ये ध्यान में रखना है कि ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ये स्टेप्स थोड़ा सा याद करके रखना, दोनों की, क्रेब साइकिल और इनकी। तो इनमें क्या है, ABC ऐसी कोडिंग आता ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो ये था हमारा, अभी रेट लिमिटिंग एंजाइम का क्या काम है, यहाँ पे क्या करता है, आगे इसको प्रोसेस करना है या नहीं करना है। अगर डिमांड रहेगी तो PFK इसको आगे बढ़ाएगा, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, PFK इसको आगे बढ़ाएगा। अगर डिमांड नहीं है, पर्सन अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, एनर्जी की डिमांड नहीं है, तो इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करके रखेगा। इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। क्लियर है, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है ना। इनिबिट करता है या तो फिर इनिशिएट करता है, स्पीड अप करता है पाथवे को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ तक हुआ साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म जिसका एंड प्रोडक्ट था क्या, बीच में रिएक्शंस हमने देखी अभी 10-12 रिएक्शंस हुई थी, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, पायरुवेट बना, पायरुवेट के बाद में क्या ये इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखें अगर, तो ये आगे की प्रोसेस होती है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। तो ये ग्लाइकोलाइटिक का यहाँ तक था, यहाँ तक पोर्शन था ग्लाइकोलाइटिक का। इसके बाद में अगर अगर NADA अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे जो H+ आयन निकलते हैं सेल्स के अंदर, वो पायरुवेट के साइड में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन करते हैं लैक्टिक एसिड को बना लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम आप सभी को क्लियर है, किसी को कुछ दिक्कत, कैसे होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, यस, क्या रीज़न है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का बताइए। ग्लूकोज से कि H+ आयन पायरुवेट से बॉन्ड होके बनेगा, हाँ, है ना, हाँ, राइट। क्यों क्यों बनता है वो बॉन्ड, क्यों बनता है वो बॉन्ड H+ आयन का पायरुवेट,
क्या रीज़न है बच्चों? हाँ, मतलब क्या है कि H प्लस आयन एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल्स में और NAD इतना प्रोसेस नहीं कर पाता है डाउन टूवर्ड द चेन। तो क्या होता है, तो पायरुवेट क्या बोलता है, अब NAD क्या H प्लस आयन बेचारा बैठा हुआ अकेला सेल में, इतना एनर्जी, इतना इंपॉर्टेंट पर्सन, पूरे एनर्जी सिस्टम का सबसे मेन वीआईपी आदमी अकेला बैठा हुआ है। तो पायरुवेट देखता है उसको और अपने पास बुला लेता है, चला जा बेटा। तो पायरुवेट के साथ में H प्लस आयन कंबाइन हो जाता है टेम्पररी और बना लेता है लैक्टिक एसिड। बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड है एच प्लस आयन, ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते उसको। तो पायरुवेट जब जब उसका ध्यान रखता है, उसके पास में बैठ जाता है, तो दोनों मिलके बना लेते हैं लैक्टिक एसिड, है ना। अगर व्हीकल नहीं है तो, मतलब एनएडी नहीं है तो, ठीक है। तो ये क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एंड एटीपी पीसीआर सिस्टम। कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी सब इधर उधर बिजी है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा, एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ।